नमस्कार। आज हम फोरेंसिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि अपराध स्थल पर मिला एक छोटा सा टुकड़ा वो कितना कुछ बता सकता है ना। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि फोरेंसिक सबूतों को असल में क्या चीज़ मूल्यवान बनाती है, खासकर चश्मदीद गवाहों की गवाही के मुकाबले में। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि न्याय प्रणाली में वस्तुनिष्ठ सबूतों का बहुत महत्व है। इसकी जड़ में है वो लोकास का विनिमय सिद्धांत, मतलब हर संपर्क एक निशान छोड़ता है। अच्छा, और यही फोरेंसिक विज्ञान का आधार है जो भौतिक सबूतों को अहमियत देता है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। चश्मदीद गवाही, इस पर अक्सर बहुत भरोसा किया जाता है। हाँ, किया तो जाता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये कई कारणों से अविश्वसनीय हो सकती है। मतलब इंसान की याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं। सही का, खासकर तनाव में, या अगर किसी का ध्यान हथियार पर हो तो चेहरा याद नहीं रहता। हाँ, और फिर घटना और गवाही के बीच कितना समय बीत गया ये भी तो मायने रखता है। बिल्कुल, यादें धुंधली हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां डीएनए जैसे वैज्ञानिक सबूतों ने उन लोगों को बेगुनाह साबित किया जिन्हें सिर्फ चश्मदीद गवाही के आधार पर सजा मिली थी। और यहीं पर वैज्ञानिक साक्ष्य की भूमिका आती है ना। हाँ, यही उसकी ताकत दिखती है। देखिए, चश्मदीद गवाही व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, लेकिन डीएनए या फिंगरप्रिंट जैसे सबूत ऑब्जेक्टिव हैं। उन्हें परखा जा सकता है। हाँ, उन्हें बार बार परखा जा सकता है, उनकी पुष्टि की जा सकती है। जैसे डीएनए मिलान, उसकी संभावना तो खरबों में एक होती है। खरबों में एक? बाप रे। और फिंगरप्रिंट्स भी, उनकी बनावट यूनिक होती है और वो बदलते नहीं हैं, बहुत विश्वसनीय। और इसके अलावा भी हैं, जैसे बैलिस्टिक्स। हाँ, बैलिस्टिक्स है, गोलियों और हथियारों का अध्ययन, फिर टूल मार्क्स हैं, औजारों की निशान, विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, ये सब ठोस सत्यापन योग्य नतीजे दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जैसे आपने कहा खरबों में एक संभावना डीएनए की, क्या इसमें कभी गलती की गुंजाइश नहीं होती? मतलब लैब में कोई चूक या सबूत इकट्ठा करते वक्त? देखिए, मानवीय त्रुटि की संभावना तो हमेशा रहती है किसी भी प्रक्रिया में। इसीलिए सबूत का बहुत सावधानी से संग्रह, उसका संरक्षण और फिर विश्लेषण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसके लिए सख्त प्रोटोकॉल होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन जो मूल वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जैसे डीएनए की यूनिकनेस, वो अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। ये याददाश्त की कमजोरियों से बिल्कुल अलग है। समझ गई, ये एक बहुत अहम फर्क है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबूत का असली मूल्य उसके संदर्भ पर भी निर्भर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट इज किंग जिसे कहते हैं। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है कालीन के रेशे का। हाँ, मैंने भी पढ़ा। किसी आम कालीन का रेशा मिले तो शायद ज्यादा बड़ी बात ना हो। हाँ, वो तो कहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर वो रेशा किसी दुर्लभ किस्म के कालीन का है और वो पीड़ित के घर के कालीन से मैच करता है और संदिग्ध के कपड़ों पर मिलता है, तो उसका महत्व एकदम से बढ़ जाता है। सही बात है। बिल्कुल, संदर्भ ही उसे खास बनाता है। और भी उदाहरण है, जैसे पैरों के निशान। हाँ, जूतों के निशान। उनका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें सिर्फ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जूते का ब्रांड, साइज वगैरह, या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे पहनने से बने कोई खास निशान, कोई कटा हुआ हिस्सा। हाँ, बिल्कुल, वो खास निशान उसे यूनिक बना देते हैं। कपड़े खुद सबूत कम, सबूतों के भंडार ज्यादा होते हैं। मतलब उन पर रेशे, बाल, मिट्टी, कांच, कुछ भी मिल सकता है। सही। खून के धब्बे, गोली के छेद, फिर तांबे का तार है, उस पर किसी औजार के निशान उस खास औजार से जुड़ सकते हैं। अच्छा। लकड़ी के टुकड़े अगर टूटे हों तो उनका फ्रैक्चर मैच लगभग फिंगरप्रिंट जैसा यूनिक हो सकता है। और सीरियल नंबर रेस्टोरेशन भी है। वो क्या होता है? अगर किसी हथियार वगैरह से सीरियल नंबर मिटा दिया गया हो तो उसे केमिकल प्रक्रिया से वापस लाया जा सकता है। इससे उसके मालिक या इतिहास का पता चल सकता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है कि कितनी छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। हाँ, ये छोटी डिटेल्स ही किसी व्यक्ति को अपराध से सीधे जोड़ सकती हैं। ये सब तो हुई स्थापित तकनीकें, लेकिन आजकल कुछ नई तकनीकों की भी बात होती है, जैसे पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टर। हाँ, पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस जिसे ट्रूथ सीरम कहते हैं। हाँ। और ब्रेन मैपिंग भी। इनके बारे में क्या ये भविष्य है फोरेंसिक साइंस का? ये एक अहम सवाल है और स्रोत इस पर थोड़ी सावधानी बरतने को कहते हैं। इन तकनीकों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता और कानूनी स्वीकार्यता खासकर भारतीय अदालतों में अभी उतनी नहीं है। क्यों? पॉलीग्राफ तो झूठ पकड़ लेता है, ऐसा सुना है। दरअसल पॉलीग्राफ झूठ नहीं पकड़ता, वो शारीरिक तनाव मापता है।
जैसे दिल की धड़कन, पसीना आना। अच्छा। और ये तनाव तो घबराहट से या किसी और वजह से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति झूठ ही बोल रहा हो। और नार्को एनालिसिस, ट्रूथ सीरम। उसमें और सम्मोहन में व्यक्ति कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। वो झूठी कहानियां भी बना सकता है। तो ये भरोसेमंद नहीं माने जाते। और ब्रेन मैपिंग, वो P300 वेव वाली बात। हाँ, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग या BEOS ये देखता है कि क्या किसी व्यक्ति का दिमाग किसी जानी पहचानी चीज जैसे अपराध से जुड़ी कोई वस्तु को देखकर एक खास तरह की तरंग P300 पैदा करता है। लेकिन इसकी वैधता पर भी वैज्ञानिक समुदाय में अभी पूरी सहमति नहीं है। तो मतलब सिर्फ नई तकनीक होना ही काफी नहीं है, उसे वैज्ञानिक तौर पे खरा उतरना होगा। बिल्कुल। वैज्ञानिक सबूत के लिए जरूरी है कि वो प्रासंगिक हो, स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, उसकी एरर रेट पता हो और उसे स्वतंत्र रूप से परखा जा सके। तभी उसे अदालत में विश्वसनीय माना जाता है। और इन नई तकनीकों में अक्सर इन मानकों की कमी पाई गई है। तो कुल मिला के बात ये समझ आती है कि फोरेंसिक साक्ष्य जांच में एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी असली ताकत कठोर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, सावधानी से किए गए विश्लेषण और संदर्भ की सही समझ में है। सही। और ये हमें चश्मदीद गवाही जैसी व्यक्तिपरक और कभी-कभी अविश्वसनीय विधियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से बचाता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, नई नई विश्लेषण विधियां आ रही हैं, हाँ। हम सटीकता और स्वीकार्यता के बीच का वो नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखेंगे? हाँ। खासकर तब जब किसी की आजादी दांव पर लगी हो। तो नई शायद पूरी तरह से जांची परखी ना गई तकनीकों को न्याय प्रणाली में लाने के नैतिक पहलू क्या हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ।